तो सेक्शन 45 हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और अब हमारे पास है सेक्शन 46। ये भी आप कह सकते हैं कि स्पेशल केसेस ही है, लेकिन ये सेक्शन 45 में नहीं आ रहे हैं ये स्पेशल केसेस ही। तो वही कंटिन्यू हो रहा है हमारा स्पेशल केसेस, लेकिन सेक्शन नंबर थोड़ा अलग है। तो सेक्शन 46 कह रहा है कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। जैसे हमने पढ़ा था पार्टनरशिप हो रही है, उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में अपनी असेट्स को अपने पार्टनर्स में बांट रही है, तो उस केस में हमने एक 45 में 5 हमने पढ़ा, 4 45 4 5 पढ़ा हमने। अब इसमें 46 में कंपनी के केस में कि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो क्या होगा। If any company is in liquidation and the company has distributed its assets to shareholders in connection with liquidation, it will be exempt from capital gain. कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, लेकिन आप देखिए होगा क्या क्या। कंपनी का लिक्विडेशन होगा। अब कंपनी तो बंद हो रही है और ज्यादातर कंपनी का लिक्विडेशन होता है जब कंपनी बर्बाद होती है, उसकी हालत खराब होती है। तो आप सोचो क्या होगा। कंपनी की असेट्स है, मान लिया 50-100 असेट्स है, पुरानी असेट है, बेचने में तो लॉस ही होता है ज्यादातर, है ना। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी शेयर होल्डर्स को, तो उसमें ज्यादातर लॉस ही होगा। तो इन्होंने कहा ये तो एग्जेम्प्ट है, तो ये मेहरबानी नहीं करी है इन्होंने कोई, बल्कि इन्होंने एक तरीके से लॉस को कहा कि भैया लॉस सेट ऑफ नहीं करने देंगे। साथ ही साथ क्या होगा, शेयर होल्डर्स के हिसाब से सोचो क्या होगा। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हिसाब से सोचो क्या होगा। उनके पास शेयर्स हैं, उनके शेयर्स खत्म हो गए और शेयर्स के बदले में ये मिल गई या नहीं। तो उनको, और अगर ये कंपनी बिक गई है तो नई कंपनी के शेयर मिले पुराने के बदले में, तो उनके शेयर का भी तो ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके बारे में अभी हमारी बातचीत आ जाएगी कि वो भी क्या होगा। If the same asset has been sold by the shareholder subsequently, its cost of acquisition shall be the amount for which the shareholder has received the asset from the company and capital gain will be computed accordingly. तो फिलहाल ये बात हो रही है कि कंपनी ने जब असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कंपनी पे तो कैपिटल गेन लगा नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए फिर प्रीवियस ओनर वाली बात तो नहीं आ रही है, लेकिन प्रीवियस ओनर की बात इंडिविजुअल और एचयूएफ वगैरह के लिए होता है इन केस ऑफ गिफ्ट विल इनहेरिटेंस के केस में। तो इन्होंने साफ कर दिया कि जो शेयर होल्डर जब इस एसेट को आगे फ्यूचर में बेचेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो होगी जिस वैल्यू के बदले में उसे ही मिला है। क्योंकि जनरल एंट्री आप बनाते हैं और आपने देखा ना शेयर होल्डर को इतना पैसा देना है और उसको बदले में, आपने तो अमल कमीशन का चैप्टर भी पढ़ा है। तो अमल कमीशन में क्या होता है कि जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो अमलगमेटिंग कंपनी है, मतलब वेंडर कंपनी है, वो क्या करती है, शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनाती है, उसमें पूरा प्रॉफिट लॉस सब डालती है और लास्ट में जो शेयर्स मिले होते हैं वो दे देती है, या असेट दिया तो एक शेयर होल्डर्स का कुछ बैलेंस होगा, उसके बदले में एसेट मिल रहा है, तो वो वाली वैल्यू जिसके बदले में ये एसेट मिली है वही वैल्यू ली जाएगी। द अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड। अब यहाँ एक और बात है, सेक्शन 222C इन्वॉल्व है इसमें, जो अदर सोर्सेज के चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो हमें थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले। ये सेक्शन 222C क्या कहता है, देखिए सेक्शन 222C ये कहता है कि डीम्ड डिविडेंड के बारे में। ये डीम्ड डिविडेंड, तो ये जो सेक्शन है ये असल में 5 सबसेक्शन 5 क्लोज है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लोज ABCDE 5 क्लोज है। तो ये डीम्ड डिविडेंड के बारे में ही बात करते हैं। ये कहते हैं कि डिविडेंड नहीं है लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिविडेंड है। तो ये क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि जब कंपनी लिक्विडेशन होगा, और 222C में शायद यहां लिखा है, हाँ जी ये रहा, जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का और लिक्विडेशन के समय जब कंपनी
असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। हम ये मानेंगे डिविडेंड दे रही है कंपनी, शेयर होल्डर के लिए क्या है वो डिविडेंड, और डिविडेंड टैक्सेबल हो जाता है अदर सोर्सेस में। अच्छा, डिविडेंड कहते किसे हैं? जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मान लिया कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 50 लाख रुपए की एसेट बांटी और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 20 लाख। तो शेयर होल्डर कहेंगे कि चलो आप कह रहे हो कि ये डिविडेंड है, लेकिन 50 लाख का डिविडेंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ही 20 लाख है। तो 222C कहता ओके, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C 20 लाख है। अब 50 लाख रुपए कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है, उसमें से 20 लाख क्या है डीम्ड डिविडेंड, समझ रहे हो? तो बाकी का 30 लाख क्या है, शेयर्स के बदले में पैसा दे रहे हैं जो। तो यहां पर ये लिखा है द अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट of the company shall be considered as dividend under section 222C and excess over it shall be considered full value consideration for computing capital gain। तो मैंने कहा ना यहाँ पर शेयर होल्डर का शेयर भी तो बिक रहा है और उस शेयर के बदले में 50 लाख रुपए की एसेट मिल रही है ना। तो कंपनी 50 लाख की जब एसेट बांट रही है तो ये नहीं कह सकते कि 50 लाख रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है शेयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि इस 50 लाख में से 20 लाख रुपए 222C में डीम्ड डिविडेंड है। तो अगर कोई मुझे 50 लाख दे रहा है और उसमें से कह रहे हैं कि 20 लाख का डिविडेंड है, तो ये कैसे कह सकते हो 20 लाख डिविडेंड भी है और 20 लाख मुझे शेयर के बदले में भी मिल रहा है? दो दो बातें थोड़ी ना हो जाएंगी। तो अगर 20 लाख रुपए मुझे डिविडेंड मिल रहा है तो 50 लाख में से 20 लाख डिविडेंड है, तो 30 लाख ही मुझे शेयर के बदले में मिल रहा है। तो जब शेयर का मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो मैं उसका सेलिंग प्राइस 30 लाख लूंगा, 50 लाख नहीं लूंगा। ये बात आपको समझनी, ठीक है? तो यहां पर ये लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है सारी की सारी या पार्ट, कैश या काइंड, कंपनी जब लिक्विडेशन पर बांटती है अपने शेयर होल्डर को तो उसे डीम्ड डिविडेंड मानते हैं। डीम्ड डिविडेंड होता है लोअर ऑफ क्या, फेयर मार्केट वैल्यू जो एसेट बांटी है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहां लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर क्या होता था, अब कंपनी वाले भी तो कलाकारी करते थे, उन्हें पता है कि 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट जब बटेगा शेयर होल्डर्स को तो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज ए डीम्ड डिविडेंड। तो उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट को निपटाई दे तो फिर तो नहीं होगा ना डीम्ड डिविडेंड। उन्होंने क्या करा, लिक्विडेशन से पहले इस प्रॉफिट में से बोनस शेयर बांट दिए। प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो। इन्होंने कहा कर लो डीम्ड डिविडेंड, क्या मानोगे? तो इन्होंने कहा हम मानेंगे, हमने लिख दिया वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अगर आपने डीम डिविडेंड, अगर आपने प्रॉफिट में से बोनस शेयर दिए तो हम उसे प्रॉफिट ही मानेंगे, बांट लो आप। तो आप कुछ करेंगे तो आप शेयर हैं तो वो सवा शेयर है। तो शेयर होल्डर्स कौन हो सकते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस कोई भी हो सकते हैं। और डीम डिविडेंड कहां टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्सेस में। ये जब मैं अदर सोर्सेस का चैप्टर कराऊंगा तो उसमें सेम एग्जांपल देकर दोबारा कराऊंगा। वहां पर 222A B C D E सब पढ़ेंगे साथ में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 46 और वहां पर ये पॉइंट आ गया। अगर ये पॉइंट मैं नहीं समझाऊंगा तो आपका सेक्शन 46 में ये तो बोल दिया एग्जाम्प्ट हो गया, लेकिन जब शेयर होल्डर शेयर के बदले में कैपिटल गेन निकाला जाएगा तो वो गलत हो जाएगा आपसे, इसलिए समझाना यहाँ जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब मिस्टर पी एग्जांपल नंबर 16 है। मिस्टर पी है, उन्होंने 20% शेयर्स उनके पास है, उन्होंने 1115 को 20,000 रुपए में खरीदे थे। लिक्विडेशन हो गया 30 जून 2023 को और मिस्टर पी को मिला है कैश में 25,000 और 60,000 की मशीन, मतलब 85,000 मिला है इनको। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी का 1.5 लाख रुपए है, लेकिन ये बात ध्यान से समझो, ये मिस्टर पी को मिला है
और मिस्टर पी के पास केवल 20% शेयर्स हैं। तो इन्हें मिला क्या? इन्हें मिला 85,000 और इनका प्रॉफिट का हिस्सा 20% ही तो है, 30,000। तो जो भी कम हो 30,000, ये है डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। तो इनको डिविडेंड कितना मिला? 30,000। तो 85 में से 30 क्या है? डिविडेंड। तो इसका मतलब 55,000 क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। शेयर के बदले में 55,000 रुपए मिले, इसका मतलब इन्होंने। और शेयर इन्होंने खरीदे कितने थे? इन्होंने शेयर खरीदे थे 20,000 के। तो 20,000 के शेयर खरीदे थे और बेचे हैं इन्होंने 55,000। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन 55,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 1415 का इंडेक्स नंबर क्या है? ये क्या है? 240 और कितना आ गया? 29,000 20 ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है ना? अब इनको जिस वैल्यू के बदले में ये मिला है मशीनरी, वो उसकी कॉस्ट होगी जितनी वैल्यू के बदले में मिला है ना? यहाँ पर ये है आउट ऑफ 85 30,000 हैज बीन डीम्ड डिविडेंड एंड 50,000 शैल बी, यहाँ पर आप लिख लीजिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ शेयर्स, है ना? शेयर्स के बदले में इनको मिला ना ये। तो ये मैंने तो निकाल कर भी दिखाते आपको क्या होगा कैपिटल गेन। समझ में आती है ये बात? तो अब हम ये जो बात कर रहे थे 46 सेक्शन, इसके बीच में हम 222C पर आ गए, तो वापस से 46 पर आ जाते हैं। तो 46 ये कह रहा है कि जब कंपनी लिक्विडेशन पर बांटेगी कोई भी एसेट, तो ये हमने पढ़ लिया। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ABC लिमिटेड है और इनके पास 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो टोटल 10 लाख शेयर हो गए। इनका लिक्विडेशन हो गया 1 अक्टूबर को और डिस्ट्रीब्यूशन और असेट्स ऑफ द कंपनी आर वैल्यूड एट, इन्होंने 8 लाख की असेट को डिस्ट्रीब्यूट करा। तो जो असेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में कैपिटल गेन लगता है वो नहीं लगेगा कंपनी पर। सेक्शन 46 यही कहता है कि वो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 3.5 लाख। तो जो इन्होंने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं 8 लाख की हैं टोटल, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 3.5 लाख। तो शेयर होल्डर्स के लिए डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C 3.5 लाख हो जाएगा। और ये जो है कितना 4.5 लाख, 4.5 लाख ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाएगा अगेंस्ट शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स, है ना? मिस्टर एक्स ने 100 शेयर खरीदे थे 98 में और उसका मार्केट वैल्यू 12 रुपए था। तो इनके पास 100 शेयर है 1 लाख में से, समझ रहे हो? तो इन्हें 4.5 लाख रुपए को 1 लाख से मैंने डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन इनके लिए हो गई कितना 450 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इनका फेयर मार्केट वैल्यू 12 रुपए था, तो 1200 रुपए इंटू 348 अपॉन 100
4176, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा, है ना, 3726 रुपीज का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन? तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। ये काफी अच्छा टॉपिक था, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, और मतलब थोड़ा लेवल अच्छा था इस पॉइंट का। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 46A की बात करते हैं। कैपिटल गेन इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक कर सकती है। तो बायबैक महंगे रेट पे होता है हमेशा। अगर कोई शेयर मार्केट में 100 रुपए का है तो वो 100 रुपए में बायबैक करेंगे तो कोई देगा ही नहीं ना कंपनी को। इतने पचड़े में पड़ने की बजाय तो एक बटन दबाएंगे ऑनलाइन और शेयर बिक जाएंगे 100 रुपए के। तो कंपनी 100 का शेयर 110, 120, 150 में खरीदेगी, तभी तो कोई शेयर बेचेगा आपने। तो यहाँ पर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा बायबैक के केस में? 46A, capital gain in case of buyback of share. If any company has purchased its own share or other securities, in such cases capital gain will be computed in the hands of shareholders in the normal manner. shareholder को जितना पैसा मिला वो selling price है ना, normal. As per section 115 QA, if the shares are not listed in the stock exchange, अगर share stock exchange में है ही नहीं, तो in such cases no capital gain shall be computed in the hands of shareholders और डिवेंचर होल्डर्स। मतलब अगर ये कंपनी लिस्टेड नहीं है तो ये बायबैक के केस में शेयर होल्डर के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। Distributed income means the consideration paid by the company on buyback as reduced by the amount which was received by the company for the issue of shares. मान लिया शेयर 10 रुपए में इशू किया था, बायबैक प्राइस है 540 रुपए, तो 10 रुपए माइनस कर दो, 530 रुपए पर 20% कितना हुआ? 106। फिर इसके ऊपर 12% चार्ज ऐड कर दो, सरचार्ज, कितना आया? 118 118 नहीं मान रहा, 11 लगता है इसकी बैटरी डाउन हो गई। 118.72 प्लस उस पे 4% का सेस ऐड हो जाएगा 123। मान लिया ये सब लैक्स में है तो इतने लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब है अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो कोई टेंशन नहीं, एक नॉर्मल काम होना है, लेकिन अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। Cost of acquisition in case of asset received as gift, if any individual or HF has received gift in kind, it is taxable under section 56. तो हमारा 56 में टैक्सेबल हो जाता है अदर सोर्सेस में। और अगर ऐसा हुआ तो जब हम सेल करेंगे तो हम लोग, अगर टैक्सेबल हो गया है तो जो टैक्सेबल अमाउंट है वो हम ले लेंगे। वहां पर मूवेबल असेट्स वगैरह भी होती हैं और भी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे यहाँ लिखा मिस्टर एक्स ने एक खरीदी 2002 में 2 लाख रुपए की, उन्होंने गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट मिस्टर एक्स के लिए तो एग्जाम्प्ट हो गया, है ना। और मिस्टर वाई को ये मिल गया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए है। बाद में उन्होंने बेच दिया है इसको कितने में? 25 लाख में, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट बोलते थे, हमने याद है, हमने पढ़ा था प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। लेकिन अगर ये अमाउंट वहां पर अभी हम पढ़ेंगे ना अदर सोर्सेस, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि 1,50,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू है तो वो टैक्सेबल हो जाती
अप टू 50,000 फ्री है, 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाती है। और क्या टैक्सेबल होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मिस्टर वाई के लिए क्या टैक्सेबल हो जाएगा? 5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी इनके लिए। अब आप एक बताओ, कोई चीज मेरे लिए टैक्सेबल हो गई और मैंने 5 लाख रुपए की इनकम मानकर टैक्स दे दिया। अब जब मैं ये असेट बेच रहा हूं इन फ्यूचर, और मेरी कॉस्ट अगर कहे जी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है 2 लाख, मैं कहूंगा भैया 5 लाख पे तो मैंने टैक्स दे दिया। तो अगर टैक्सेबल नहीं हो गया तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, लेकिन अगर टैक्सेबल हो गया है तो जो टैक्सेबल अमाउंट है वो अगर मेरी ज्यादा तो मैं तो यही तो लूंगा ना। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है तो ये मेरी क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ। अब इसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि इसने 2 साल के अंदर अंदर ही इसको सेल कर दिया। तो ये जो अमाउंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट 2 लाख की बजाय कितनी ली जाएगी? 3 लाख रुपए, है ना। और यहां पर फिर वो प्रीवियस जो है मतलब अगर हम पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का ऐड कर भी लें तो यहाँ पर वो ऐड नहीं होगा क्योंकि गिफ्ट अभी मिला है और उस पर अमाउंट ज्यादा टैक्सेबल होगी। तो एक तरीके से इनके पास ओनरशिप आ गई, उसके बाद ही का टाइम पीरियड भी कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ओनर का जब हम 2 लाख ले रहे हैं तभी उसका टाइम पीरियड भी ऐड होगा। समझ में आती है बात? लेकिन ऐसा उम्मीद कम है कि आपको बोला जाए इस तरीके से कुछ है। अब 49(9) ये भी एक स्पेशल केसेस है। हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल असेट को क्या कर दें? इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दें, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दें। तो वो हमने सेक्शन 45 में पढ़ा था। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या है? इन्वेंट्री को हमने कन्वर्ट किया है कैपिटल असेट। हो सकता है हमारे पास कोई हमारा बिजनेस है, हमने उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया। तो सेक्शन 49(9) क्या कह रहा है कि इफ इन्वेंट्री हैज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट एंड लेटर ऑन सच कैपिटल हैज बीन फर्दर ट्रांसफर्ड, उसको हमने फिर बाद में ट्रांसफर कर दिया है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी द रिगार्डेड एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जिस दिन हमने उसे इन्वेंट्री से स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया था, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को हम क्या ले लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को हम बिजनेस में इनकम भी ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 18 है, मिस्टर एक्स ने हमें बता रखा है डिटेल्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट है 400 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू कन्वर्जन है 700 लाख, तो ये 300 लाख की क्या है? बिजनेस इनकम, ठीक है। और फिर इन्होंने 6 महीने बाद इसे बेचा है, तो ये 200 लाख क्या है? कैपिटल गेन, ठीक है। क्लियर है ये बात? सेक्शन 49(2)(a) कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स। ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर मींस जो कंपनी से फ्री में या सस्ते में मिलते हैं, है ना, और डिस्काउंट पर मिलते हैं काफी। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स और ESOP, डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस of offer and issue price will be taxable perquisite in the hands of employee under that salary। सैलरी के चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि जिस दिन ऑफर एक्सेप्ट किया आपने उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू और आपको जो प्राइस मिला है उन दोनों का डिफरेंस परक्यूजिट है आपके लिए। However, the period of holding will start from the date of allotment। जब ये शेयर मिल जाएंगे आपको तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से स्टार्ट होगी? जिस दिन से आपको ये शेयर मिले हैं, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर और ऑप्शन। ऑन ट्रांसफर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, जब आप इन्हें बेचेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर जनरली फ्री में मिलते हैं, ESOP सस्ते में मिलते हैं। तो जब आप इनको बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि उस पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, है ना। तो वो जैसे आपको 20 रुपए में शेयर मिल रहा है और फेयर मार्केट वैल्यू है 180 और अब आपने बेचा 500 में, तो ये आपके लिए क्या था? परक्यूजिट।
और अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 180, क्योंकि इसको ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हो, तो उस हिसाब से इंडेक्सेशन वगैरह हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 19, मिस्टर एक्स एम्प्लॉई है, इसको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है। 1/10/23 को इन्हें एक ऑफर मिला कि 1000 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे इसको 550 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने 10 अक्टूबर 23 में, और इन्हें 15 अक्टूबर को शेयर मिल गए। तो एक्सेप्ट कब किया ऑफर इन्होंने? 10 अक्टूबर को। तो उस दिन का प्राइस है 920, एवरेज प्राइस, ओपनिंग रेट क्लोजिंग रेट है एवरेज 920, तो 920 वाला 550 में मिल रहा है इन्हें। तो 920 माइनस 550 कितना होता है? और 1000 शेयर मिल रहे हैं इन्हें, है ना? तो 3,70,000 रुपए तो सैलरी इनकम हो गई, परक्यूजिट हो गई। अब इन्होंने इस साल ये 975 में बेच दिए, एक साल अभी हुआ नहीं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो जब बेचेंगे तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन 1000 इंटू 975, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे 1000 इंटू 550 लेंगे, क्योंकि इनके लिए 550 रुपए की ऑलरेडी कॉस्ट लग चुकी है, टैक्सेबल हो चुका है। तो सैलरी 12 लाख है और परक्यूजिट इनकी है 3,70,000, तो 15,70,000 डिडक्शन मिल जाएगी स्टैंडर्ड, वो तो पिछले साल की हो गई। इस साल जब ये बेच रहे हैं शेयर्स तो 975, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए क्या लिखा है, cost of acquisition shall be the fair market value on the date of acceptance which has been taken into account for the determination of perquisite value। ठीक है ना? तो फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन हमारी थी कितनी? 920 थी ना? तो मैंने इसमें 920 के हिसाब से इनकी कॉस्ट आ जाएगी, और क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इंडेक्सेशन होगा नहीं। क्लियर? आगे बढ़े, अगर समझ में आ जाता है ये तो। चलिए सेक्शन 50, कुछ पुराना भी काम कर ले, अब तक नया नया करते करते। तो सेक्शन 50 है पुराना, कि जो हमने पीजीबीपी के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। यहाँ पर पीरियड ऑफ होल्डिंग को हम देखते नहीं है, हमारी चाहे एसेट कितनी भी पुरानी हो, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो ही सिचुएशन में निकलता था, या तो हमारे ब्लॉक की सारी एसेट बिक जाए या नेगेटिव डब्ल्यूडीवी आ जाए, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाए, दो ही सिचुएशन में कैपिटल गेन आता है। तो सेक्शन 50 ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, कैपिटल गेन मींस शॉर्ट टर्म होगा हमेशा। कंसीडरेशन हमारी ब्लॉक के अंदर चलती है, ब्लॉक के अंदर इंडिविजुअल एसेट को नहीं देखते हैं, तो सारी एसेट बिक जाए या तो सारी की सारा बिक जाए, या क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाए। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन पीजीपीपी के चैप्टर में सेक्शन 32 जब डेप्रिसिएशन कर रहे थे तब किए थे, कुछ अब भी प्रैक्टिस कर लेते। जैसे एग्जांपल नंबर 20, इनकी डब्ल्यूडीवी है 1423 को, एक ही प्लांट है और वो प्लांट इन्होंने बेच दिया, तो सारी की सारी ब्लॉक की एसेट बिक गई है, तो इसका मतलब नो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो निकलेगा नहीं, है ना? अरे भैया ये तो आज परेशान कर रहा है। तो डब्ल्यूडीवी ईयर एंड पर हमारी 31 मार्च 24 को नील हो जाएगी, डेप्रिसिएशन नील हो जाएगा क्योंकि एक ही एसेट थी उसको हमने बेच दिया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे अंडर सेक्शन 50। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखते हैं, और इन्होंने बेचा है 11 लाख में, माइनस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 30,000,
है ना। तो हमारे पास नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा 10,70,000। और लेस कर देंगे ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV कितनी थी? 6 लाख रुपीस की। कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड वो है नहीं, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 4,70,000। ठीक है, इसमें कोई टेंशन। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स लिमिटेड के पास में मशीनरी है और मशीनरी को बेच दिया है, सेलिंग प्राइस वगैरह वही है। तो हमारे पास इन्होंने कहा WDV फॉर द वेरियस ईयर्स, यहाँ पर अलग अलग ईयर्स का WDV निकालना है। इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर 21-22 से शुरुआत करते हैं। ओपनिंग WDV नील प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड 2 लाख। वैसे भी हमें ओपनिंग WDV दी नहीं है तो मजबूरी है, हमें वो निकालना ही पड़ेगा। साल के शुरू की तो WDV देनी रखी है, माइनस फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ एसेट ट्रांसफर, वो तो है नहीं, 2 लाख हो गया। अब ये हो गया क्लोजिंग WDV ऑन 31 मार्च 22, 2 लाख रुपीस। इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन 21-22 का। ये नई एसेट है, 180 डेज से कम के लिए यूज करी है तो आधा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2 लाख पर 15%, 50% कितना? 15,000। तो WDV ऑन 1/4/22 आ जाएगी 1,85,000। प्रीवियस ईयर 2022-23 ओपनिंग WDV 1,85,000। कुछ खरीदा नहीं, बेचा नहीं। इस पे 15% कितना होता है डेप्रिसिएशन? 27। ये है 1,85,000 का 15%, कितना आ गया? ये हमारा प्रीवियस ईयर आ गया। ओपनिंग WDV 1,57,250 खरीदा कुछ नहीं है, बेच दिया। बेचा है 2 लाख में, लेकिन हम यहाँ 2 लाख नहीं लिख सकते हैं। मैक्सिमम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2 लाख और 157,250 जो भी कम होता है वही लिखते हैं। तो WDV नील, डेप्रिसिएशन नील, अगले साल की WDV नील। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 2 लाख माइनस ओपनिंग WD एक्सपेंसेस है 1,000 लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1,000 लेस ओपनिंग WDV 157,250। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 41,750। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटर है और इनके पास 6 मशीन है जो मार्च 22 को यूज करी है। डेप्रिसिएशन 15% है। WDV 1 अप्रैल को 850 है। 3 मशीनें बेची हैं, सारी मशीनें नहीं बेची हैं, लेकिन WDV से ज्यादा में बेच दी है। और इन्होंने लेकिन एक सेकेंड हैंड प्लान खरीदा है जो अमाउंट का ज्यादा का है, तो कैपिटल गेन वगैरह शायद ना आ पाए।
डिटरमाइन द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, कंप्यूट द कैपिटल गेन, और थर्ड है इफ एक्स एंड कंपनी हैज सोल्ड। ये तो अलग बात हो गई। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग WDV 1423, ये क्या दिया 8,50,000 प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड, है ना। तो असेट खरीदी है इन्होंने 10 जून 2023 को, नहीं 30 नवंबर 2023 को 8,50,000 के, तो 17 लाख हो गया माइनस फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ असेट ट्रांसफर, और जो असेट ट्रांसफर हुई है वो 11 लाख की हुई है। तो WDV ऑन 31 मार्च 24 क्या आ गया 6 लाख रुपीस, और डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब जो न्यू एसेट खरीदी है 8.5 लाख की, वो 180 दिन से कम है, तो न्यू asset is used for less than 180 days। तो कायदे से 8.5 लाख पे आधा डेप्रिसिएशन लगना था, लेकिन WDV 6 लाख है, तो 6 लाख पर 8,50,000 और 6 लाख विच एवर इज लेस, तो 6 लाख पर 15% आधा डेप्रिसिएशन लगेगा 45, तो 45,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, और WDV 1424 के लिए 5,55,000 आ जाएगी, और नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि क्या होगा अगर ये 3 मशीनें बजाय 11 लाख के 22 लाख में बेची हो। तो ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 8,50,000 8,50,000 में खरीदी, 8,50,000 का ओपनिंग और खरीदा 17 लाख, बेचा है 22 लाख में, तो 22 लाख और 17 लाख विच इज लेस, उतना तो हम लेस कर सकते हैं वरना नेगेटिव WDV आ जाएगी। तो WDV नील, डेप्रिसिएशन नील, अगले साल की WDV नील, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अंडर सेक्शन 50, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 22 लाख रुपए, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है क्या, नहीं है ना। होता तो मेरा ये गलत हो जाता, 11 लाख की बजाय मुझे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इसमें से लेस करके नेट फिगर लिखनी पड़ती है ना। अच्छा नहीं है, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाता। लेस ओपनिंग WDV 8,50,000, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट acquired during the year 8,50,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया कितना 5 लाख। तो बात समझ में आती है आपको कैसे करना है ये भी हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 50A, याद करिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा सकते हैं, जहां पर हमने बैलेंसिंग चार्ज, टर्मिनल डेप्रिसिएशन पढ़ा था, याद दिला देता हूँ, हमने बात की थी। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट WDV, अगर सेलिंग प्राइस लेस देन WDV है तो ये लॉस होता था, लेकिन इसे टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते थे और ये PGPP का लॉस माना जाता था। ये जो सेलिंग प्राइस यहाँ कहीं है तो ये प्रॉफिट होता था, लेकिन इसे बैलेंसिंग चार्ज बोला जाता था, और ये PGPP की ही इनकम माना जाता है।
बट सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है, तो ये कैपिटल गेन है ना। तो यही बात यहाँ बता रखी है। Section 50A, capital gain in case of depreciable asset of electricity company claiming depreciation under section 32(1) sec. First, for the purpose of calculating the capital gain in case of assets of assessee having main business of generation and distribution of electricity, और वो अगर WDV ले रहे हैं फिर तो नॉर्मल ही तरीका है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और the amount of sale consideration which is up to depreciation allowed is known as balancing charge, और PGBP की इनकम हो जाती है। और this section is also applicable for intangible assets. It should be noted that section 41(2) and 32(1)(3) shall not be applicable to intangible assets. In case the assessee has sold an asset in the year of purchase and not claimed depreciation on it, then the section shall not applicable and capital gain will be calculated in the normal course. तो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और अगर वो WDV के हिसाब से क्लेम कर रही है, तो भी अगर जितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है उतना उनका बैलेंसिंग चार्ज ही होगा। ये आप में पूछा नहीं जाएगा वैसे एग्जाम में, उम्मीद कम है, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। 50AA, computation of capital gain in case of market link debentures. Transfer of unit of specified mutual fund or market link debentures. Section 50AA for the purpose of computation in case of specified mutual funds. ये नया सेक्शन आया है। आप कोई स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड आपने ट्रांसफर किया है, जो एक्वायर किया था ऑन और आफ्टर 1/4/2023, या मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं, तो सेक्शन 50AA विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 242A which defines a short-term capital asset. Accordingly, capital gain arising from the transfer or redemption or maturity of specified mutual fund or market linked debenture would be deemed to be short term capital gain and chargeable to tax as a normal tax rate. ये कह रखा है कि इनको हम जो भी हमने खरीदे हैं 1/4/2023 या उसके बाद, और जब भी इसे बेचेंगे तो इस पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। Computation of capital gain, the full value of consideration received or accruing as a result of transfer or redemption or maturity as reduced by the cost of acquisition और एक्सपेंडिचर जो भी आपने किया है। कहने का मतलब इंडेक्सेशन नहीं होगा और शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। और नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT, जब भी हम कोई सिक्योरिटी शेयर मार्केट मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या मार्केट के थ्रू लिस्टेड सिक्योरिटी सेल करते हैं, तो सेल करने और परचेज करने दोनों पर एक टैक्स लगता है जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। No deduction will be allowed in computing the income chargeable under the capital gain in respect of any sum paid on account of STT. उसकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में उसे मत लिखिएगा। सेक्शन 50B, कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल। आपका बिजनेस का एक हिस्सा है, आपने वो हिस्सा पूरा बेच दिया, एक एक एसेट का अलग अलग कैलकुलेशन नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, आपने पूरा बिजनेस का या एक बिजनेस का हिस्सा बेच दिया लमसम में, तो उसे बोलते हैं स्लम सेल। स्लम सेल मींस सेल ऑफ होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग वेयर बाय एनी इंडिविजुअल एसेट एंड एनी इंडिविजुअल लायबिलिटी इज नॉट वैल्यूड बट होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग इज सोल्ड फॉर लमसम कंसिडरेशन। ठीक है। सेल कंसिडरेशन shall be compared with the net worth of the undertaking and the difference shall be the capital gain. यहां पर क्योंकि पूरा बिजनेस है, मान लिया ये बिजनेस है 500 करोड़ का, इसकी एक यूनिट है 20 करोड़ की, वो हमने बेच दी, 20 करोड़ में बेच दी। अब उसमें जितनी एसेट है लाइबिलिटी है सब चली गई उनके पास।
अब हमने उससे ये नहीं कहा मशीन इतने की बिल्डिंग ना, भैया ये पूरा बिजनेस का हिस्सा तुम्हारा 20 करोड़। अब इसमें कैपिटल गेन कैसे निकले, तो हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या है 20 करोड़, इसमें से लेस करेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी। तो नेटवर्थ मान लिया 15 करोड़ है, तो कैपिटल गेन कितना होगा 5 करोड़, है ना। उस सिचुएशन में हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा 5 करोड़ रुपए, 5 CR। अब ये जो कैपिटल गेन होगा इसके लिए लिखा है वेदर सच कैपिटल गेन विल बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विल डिपेंड ऑन द ओनरशिप। ये बिजनेस कब से चल रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। मान लिया 5 साल पुराना तो इंडेक्सेशन नहीं, क्योंकि 36 असेट लायबिलिटी कोई हिसाब ही नहीं है कहां क्या क्या करते रहे, है ना। सिस्टम ऑफ इंडेक्सेशन शैल नॉट अप्लाई। तो क्या होगा, सेल कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ किसे कहते हैं, असेट्स की वैल्यू को ऐड करिए और लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए, है ना। कंटीजेंट लायबिलिटीज बुक्स में नहीं है इसलिए वो नहीं आएंगी। सीए की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी कि नेटवर्थ सही निकाली है। नेटवर्थ नेगेटिव लेंगे अगर वो ऐसी कंपनी है जहां सारा ही खर्चा अलाउ हो चुका है, कुछ भी है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू नेटवर्थ नील हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 21, गोदरेज लिमिटेड है और आपको बैलेंस शीट दी हुई है, तो क्या है इसकी नेटवर्थ 15 लाख, है ना। और कंपनी ने 17 लाख में बिजनेस बेच दिया, तो 2 लाख का कैपिटल गेन हो गया, सिंपल। असेट्स माइनस लायबिलिटी 50 लाख, है ना, माइनस 35 लाख, हमारा नेटवर्थ हो गया 15 लाख रुपए, और वो 17 लाख में बेचा है, और हमारी जो कंटीजेंट लायबिलिटीज है उसका कोई लेना देना नहीं है। स्लम सेल सन में आया। इसमें एक पॉइंट नहीं, असल में वो फाइनल, मुझे अपनी फाइनल की बात याद आ गई, उसमें तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे। तो उसके अंदर ये होता था, मान लिया हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है 50 लाख रुपए की, WDV है, इसमें से कुछ असेट्स स्लम सेल में चली गई, उस बिजनेस का हिस्सा होते हुए एक पार्ट चला गया, क्योंकि पहले तो पूरे बिजनेस की एक साथ है ना। तो इसमें से एक प्लांट एंड मशीनरी चली गई उस बिजनेस में, स्लम सेल में, जो हमने 2 साल पहले 20 लाख की खरीदी थी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे वो असेट 20 लाख की जो 2 साल पहले खरीदी थी वो इकलौती असेट थी, उसकी WDV आज साल के शुरू में निकालेंगे और इसमें से लेस करके हम नई WDV निकाल लेंगे, क्योंकि बिजनेस तो भी किया ना। तो ऐसा करते हैं, वो सब आपके में नहीं आएगा लेकिन ऐसा होता है। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक हमारा चेंज होता है और हम बात करते हैं किस चीज की, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। देखिए हम जगह जगह फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू कहां से पता चले, गिवन फॉर 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, ट्रांसफर किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू, स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड, वो सब फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन वो फेयर मार्केट वैल्यू कहां से पता चलेगी हमें, तो वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, उनसे पता लगानी पड़ेगी। और असेसिंग ऑफिसर आपसे कह सकता है कि जाइए हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक वैल्यूएशन ऑफिसर है उसके पास जाकर चेक अपनी वैल्यूएशन कराइए। अब आपको परेशानी ना हो, आप अगर रिश्वत नहीं दे रहे हैं असेसिंग ऑफिसर को और वो आपको परेशान ना करे, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज ना हो, तो सेक्शन 55A में बता रखा है कि असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कब कह सकता है कि आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाइए, आपको खामखा परेशान ना किया जाए। तो सेक्शन 55A क्या कहता है, with the view of ascertaining the fair market value of capital asset for the purpose of computation of capital gain, assessing officer may refer the valuation of capital asset to the valuation officer in the following cases. Number 1, if the value of the asset claimed by assessee is in accordance with the estimate made by the registered value. आप आए मेरे पास, आप कौन है, असेसी, और मैं कौन हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर।
आप मेरे पास आए और आपने कहा ये है 50 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू, और ये देखिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन है और उसके साइन है और उसकी स्टैंप है, और वैल्यूएशन आपने कहा ये लीजिए 50 लाख। मैंने कहा ओके। अब मुझे लग रहा है गड़बड़ है, मुझे लग रहा है वैल्यू ज्यादा है और ये 50 लाख तो बहुत कम है, और ये भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर कह रहा है, तो बहुत गड़बड़ है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर ये मुझे लग रहा है वैल्यू कम है तो मैं कह सकता हूं भैया ऐसा है, हमारा एक वैल्यूएशन ऑफिसर है, उससे जाओ, उससे चेक करा कर लाओ, मैं नहीं मानता इस रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन। ठीक है। नंबर 2, if assessing officer is of the opinion that market value of the asset exceed the value of asset as claimed by assessee by more than 15% of the value of the asset or by more than 25,000 as claimed by the assessee। मान लिया आपने कोई रिपोर्ट नहीं लगाई, किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर रिपोर्ट होने के बाद भी मुझे शक हो रहा है फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। रिपोर्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कि नहीं, आपने कहा वैल्यूएशन कितनी है 50 लाख, है ना, वैल्यूएशन कितनी है 50 लाख, और मुझे लगता है इसकी वैल्यूएशन है 51 लाख। ठीक है, तो क्या 25,000 रुपए का फर्क है? तो मैं क्या कह सकता हूं, जाओ वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यूएशन कराओ। लेकिन आपने कहा 50,000 वैल्यूएशन है, मैंने कहा जी 51,000 है, जाओ वैल्यूएशन। आप कहोगे यार 1,000 रुपए मतलब, तो 25,000 है क्या फर्क? नहीं। 50,000 का 15% कितना होता है? क्या 7500 का फर्क है? तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ। हाँ, अगर ये होता मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कितनी है और आप क्या बता रहे हो, मेरे हिसाब से 60 है, 15% से ज्यादा है, जाओ वैल्यूएशन ऑफिसर के, है ना। तो या तो 15% हो या 25, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें से कोई एक कंडीशन हो तभी वो भेज पाएगा, या थर्ड, इफ हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ असेट एंड अदर रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस, उसे लगता है जरूरी है, लो जी ब्रह्मास्त्र दे दिया असेसिंग ऑफिसर के हाथ में, फर्स्ट और सेकंड जाए भाड़ में, उससे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लग रहा है नहीं भैया, नहीं भैया वैल्यूएशन ऑफिसर से कराओ, तो कराना पड़ेगा। सही है। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या कोशिश करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू कम हो या ज्यादा? फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाता है, ज्यादा सेलिंग प्राइस ज्यादा टैक्स, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी, फेयर मार्केट वैल्यू कम रखो। लेकिन इस सिचुएशन में आपकी कोशिश रहेगी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा रहे, ये है 14/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो कॉस्ट होती है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी 14/2001 से पहले एक्वायर्ड है तो हमारे पास ऑप्शन होता है, किस चीज का ऑप्शन होता है, 14/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन होता है या नहीं। कॉस्ट होती है वो, जितनी ज्यादा कॉस्ट उतना टैक्स कम, तो हम कोशिश क्या करेंगे ज्यादा, और हमने झूठी वैल्यूएशन करके बहुत ज्यादा वैल्यू बता रखी है, तो भी असेसिंग ऑफिसर क्या कह सकता है, जहां पर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो 14/2000 वैल्यू है, 14/2001 की वैल्यू आपने ज्यादा ले रखी है। यहाँ क्या लिखा था, यहाँ पर आपको लग रहा था, यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा था कि फेयर मार्केट वैल्यू से कम बता रखी है आपने, लेकिन यहाँ लग रहा है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा बता रखी है, तो वो कह सकता है कि भैया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ। समझ में आता है सेक्शन 55A। सेक्शन 50C, ये पता है क्या है, ये है ना आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट आपके मतलब के आपको बताए जा रहे हैं। एक तरीके से ये मानो जो कैपिटल गेन है उसका 20% ही आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, जो बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत खतरनाक चीजें हैं, वो फाइनल लेवल के लिए छोड़ी हुई है। यहाँ एक सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन है आपके पास। सेलिंग प्राइस कभी कभी दिक्कत हो जाती है, हमें पता नहीं होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या लिया जाए, तो उसके लिए कुछ बातें हैं। 50C, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाए। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
वेयर कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, जहां पर हमारा ट्रांसफर हम क्या कौन सी एसेट को कर रहे हैं, लैंड बिल्डिंग और बोथ, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इज लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर्कल रेट होता है जो गवर्नमेंट का, उस सर्कल रेट से कम वैल्यू आप बता रहे हैं, देन इन सच ए केस, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वैल्यू सो अडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी शैल बी कंसीडर्ड एज ए सेल कंसिडरेशन। लेकिन यहां पर ये कंडीशन है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो हम तभी लेंगे जब ये आपके डिक्लेरेशन के 10% से ज्यादा, मतलब आपने कहा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 50 लाख, है ना, कितना 50 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इसकी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 54 लाख, ठीक है। तो आपको नहीं कहा जा सकता कि 54 लाख लो, क्यों, 10% का फर्क है ही नहीं, है ना। अगर ये 55 लाख होगा तो, अगर ये 55 लाख है तब भी आपसे नहीं कह सकते, क्योंकि इट शुड एक्सीड 110%। अगर 55 लाख से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस केस में लगती है, लैंड बिल्डिंग और बोथ। In case of land and building or both which is non registered for stamp duty is transferred under the power of attorney, that the sale consideration shall be price which the stamp duty authority would have adopted। अगर ये स्टैम्प ड्यूटी दी जाती तो, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है। इफ assessee claim before the assessing officer that value adopted for stamp duty is higher than the fair market value, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, value adopted for stamp duty has not been disputed in any appeal before any authority, assessing officer कह सकता है कि जाइए वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यूएशन करा लीजिए, हम मान लेंगे वो कहता है। तो मान लिया इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख, 60 लाख, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है 60 लाख। अब आप जमीन पे लेट गए, उसके सामने जाके आपने कहा भैया 60 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मार्केट वैल्यू जाकर पता करो, है ही नहीं 60 लाख, मैं क्यों दूं 60 लाख, मैं तो नहीं मानता, जब मैंने बेचा ही 50 लाख में, 60 लाख में बिक ही नहीं रहा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होने दो, है ही नहीं, फैल गया वो बुरी तरीके से, तो लग रहा है कि सही कह रहा है। तो हमने असेसिंग ऑफिसर ने कहा चलो वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यूएशन करा, उसने वैल्यूएशन करी, वो भी कह रहा है 50 लाख सही है, तो फिर ठीक है। लेकिन ऐसा पहले वैल्यूएशन ऑफिसर से वेरीफाई कराना पड़ेगा तभी होगा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया, वो क्या कर सकता है, वो इस वैल्यू को 50 लाख मान सकता है, इस वैल्यू को 52 लाख भी कह सकता है, इस वैल्यू को 60 लाख भी कह सकता है, इस वैल्यू को 70 लाख भी कह सकता है या नहीं। तो क्या करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस इफ वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर, if the fair value of asset as determined by valuation officer is less than the value adopted for stamp duty purpose, मतलब आप क्या कह रहे हो 50 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है 60 लाख, वैल्यूएशन ऑफिसर ने 60 लाख से कम बताया, है ना। द असेसिंग ऑफिसर मे टेक सच फेयर वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर टू बी द फुल वैल्यू। मान लिया उसने कहा 58 लाख है, तो असेसिंग ऑफिसर कहेगा ठीक है 58, अगर उसने 50 बोला तो 50। If the fair market value determined by valuation officer is more than the value adopted for stamp duty, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये तो 70 लाख है, 60 लाख भी नहीं है, 70 लाख है। The assessing officer shall not adopt such fair market value, stamp duty लेनी पड़ेगी, क्योंकि stamp duty value गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट से ऊपर थोड़ी ना चले जाएगा। तो अगर वो कह रहा है 70 है तो कहेगा चलो 60 लाख लेंगे। समझ में आता है बात। तो ये है, अब है फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 50C, इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट द सेम डेट, then the value determined the stamp valuation authority on the date of agreement shall be regarded as full value। देखिए क्या होता है,
जब घर बेचा खरीदा जाता है तो एग्रीमेंट हो जाता है पहले। मान लिया एग्रीमेंट आज हुआ, रजिस्ट्री हुई 1 साल बाद, है ना, तो कब की ली जाएगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? एग्रीमेंट। ठीक है। सेकंड प्रोविजो, first proviso will shall apply only when the amount of consideration or its part have been received by account pay check or account pay bank draft or electronic mode, otherwise भैया यहां पर वो देखो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ती है, कम तो होती नहीं। तो एग्रीमेंट पहले हुआ, रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ, तो एसएससी का फायदा तो तभी है जब एग्रीमेंट की डेट पर ही हम स्टैम्प ड्यूटी ली जाए। इन्होंने कहा अगर आपने कैश पेमेंट ली है ना कुछ, फिर हम नहीं मानेंगे आपके पास, फिर तो हम रजिस्ट्रेशन की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। भैया नंबर 1 में अकाउंट पे चेक के थ्रू पैसे लो तभी लगेगा। समझ में आती है बात? अब देखो एग्जांपल नंबर 22 क्लियर करेगा। सिचुएशन नंबर 1 है, आपने सेलिंग प्राइस बताया 200 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 220, क्या 10% से ज्यादा है? तो नहीं है, तो हम क्या लेंगे? ये ठीक है, फिर तो सही है। क्या 10% से ज्यादा है सेकंड सिचुएशन में? तो यही ठीक है। क्या 10% से ज्यादा है थर्ड सिचुएशन में? तो हम 240 लेंगे। ठीक है। ये कुछ साल पहले 120% होती थी, चेंज होकर 110% हो गई। एग्जाम्पल नंबर 23, Mr. X inherited a house in Jaipur under will of his father in May 2004. ये हाउस फादर ने जनवरी 2000 में खरीदा था 2.5 लाख रुपए में। उसने इम्प्रूवमेंट भी किया, कुछ इम्प्रूवमेंट की डेट हमें बता रखी है कि 7 लाख रुपए का उसने इम्प्रूवमेंट किया है और उस पर इम्प्रूवमेंट पर पैसा खर्च किया है। ये घर बेच दिया उसने नवंबर 23 में 6750 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70,90,000 है। ठीक है। Which was not contested by the buyer, but as per the assessee request, the assessing officer has made reference to the valuation officer. भैया ऐसा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 70,90,000, मिस्टर एक्स कह रहा है नहीं जी 67,50,000 है, तो असेसिंग ऑफिसर ने उसको भेज दिया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास और वैल्यूएशन ऑफिसर ने इसकी वैल्यू बढ़ाकर 77,95,000 कर दी। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते हैं, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। समझ में आया? ब्रोकरेज है 1%, सेल कंसिडरेशन का, सेल कंसिडरेशन कितना है 67,50,000, उसका 1%। समझ में आता है? इंडेक्सेशन हो जाएगा प्रीवियस ओनर की कॉस्ट के हिसाब से और इंप्रूवमेंट के हिसाब से और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है अंडर सेक्शन 50C। अगर आपको ये बात पता नहीं तो एग्जाम में आप गलती से 77,95,000 भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए ये पढ़ना जरूरी था। सेक्शन 50D, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लें जहां पर हमारे को कंसिडरेशन का पता ही नहीं चल पा रहा क्या है। तो कंसिडरेशन अगर ऐसा हुआ है जहां पर हम पता नहीं लगा पा रहे हैं तो हम लोगों को फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। समझ में आता है? एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या होता है आपने देखा होगा, जब कोई तय होता है, सौदा तय होता है तो कुछ एडवांस दिया जाता है जिसे बयाना बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मिस्टर ए और बी के बीच में बातचीत हुई। ए का एक घर है वो बेचने के लिए, घर की इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख है, सेलिंग प्राइस एग्रीड हुआ 80 लाख रुपए, इन्होंने इनको 10 लाख एडवांस दे दिया जिसे बयाना बोलते हैं।
और बाकी 2 महीने में तय हुआ, 2 महीने में ये बाकी बचे हुए 70 लाख रुपए देंगे और घर ट्रांसफर हो जाएगा। मिस्टर बी 2 महीने में 70 लाख नहीं दे पाए तो क्या हुआ? अब मिस्टर बी ए के पास आकर कहेंगे मेरे 10 लाख रुपए वापस दे, हैं? कहेंगे ना? बी कहेगा ना ए से मेरे ला भैया 10 लाख रुपए वापस दे, मैं नहीं खरीद रहा, नहीं मिलेंगे भैया वापस, क्योंकि वो एडवांस मनी बयाना वापस नहीं दिया जाता। क्यों? इन 2 महीने में हो सकता है ए के पास कोई और भी आया हो, उसने कहा हो भैया ये मकान मुझे 82 लाख में बेच दे, उन्होंने कहा भैया बिक गया। किसी ने कहा 85 में बेच दे, उन्होंने कहा भैया बिक गया, मैं क्या करूं? और अब ये मना कर दे, उसने उन्हें भी मना कर दिया। और जस्ट लाइक आपने एक रूम बुक कराया होटल में, एडवांस दे दिया आपने, और जिस दिन रुकना उस दिन आप कहे जी हम नहीं आ रहे, पैसे वापस दो मेरे। वो बेवकूफ है क्या? उसने किसी और को थोड़ी ना दिया। आपने 3-4 दिन पहले पिक्चर हॉल में एडवांस बुकिंग करा दी, अब जैसे शो शुरू हो गया उसके बाद आप जाकर के पैसे वापस दे, मैं तो नहीं देख रहा, तो वो टिकट किसी और को भेज देता था। क्या आपकी सीट अगर आप अब आ रहे हो उसी समय पहले कहते तो अलग बात थी, लेकिन अब कैसे हो भैया वापसी नहीं मिलेंगे। तो ये 10 लाख रुपए जो ए को मिल गए एडवांस, उसने फोरफीट कर लिए, इसका क्या होगा? और प्रैक्टिकली ये होता है, अगर ए मना करेगा बी से, बीच में 2 महीने अभी हुए नहीं, ए बी से कहते भैया मैं नहीं बेचना घर, बी कहेगा ला 20 लाख रुपए, 10 लाख जो मैंने दिए 10 लाख रुपए और दे मुझे। मान लिया ए के पास कहीं से 1 करोड़ की ऑफर आ गई, 80 लाख की जगह 1 करोड़ की, तो ऐसी सिचुएशन में 80 लाख की जगह 1 करोड़ की ऑफर आ गई, तो वो सोच सकता है कि भैया 10 लाख देने भी पड़ गए तो भी 10 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो मना कर दे। अब लेकिन अब इस एडवांस मनी जो ए को 10 लाख मिले हैं, इसका होगा क्या? मान लिया ने फोरफिट कर लिया, अब इसका क्या होगा? तो ये 2014 तक इसका ट्रीटमेंट अलग था, और आफ्टर 31 मार्च 2014 इसका ट्रीटमेंट अलग है। अब आसान है। अब क्या ट्रीटमेंट है? अब यह जो भी पैसा मिला अदर सोर्सेस में इनकम होना भी यही चाहिए। क्या है? जो भी पैसा मिला वो क्या है? अदर सोर्सेस में, ठीक है, अदर सोर्सेस की इनकम। लेकिन पहले पता क्या होता था? पहले ही बोला जाता था जब भी ये मकान बिकेगा, और जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करोगे फिर इंडेक्सेशन करोगे, क्योंकि ये माना पहले क्या होता था, मान लिया ये बाद में ए ने सी को घर बेचा ये 90 लाख में, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या है? 90 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में खरीदा था? 50 लाख में, लेकिन माइनस होगा 10 लाख एडवांस मनी फॉरफिटेड, और फिर इसका इंडेक्सेशन होगा जो भी ईयर है उस हिसाब से। तो ये पहले होता था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? मान लिया घर ही नहीं बेचा उनने, तो गवर्नमेंट का तो 10 लाख के रेवेन्यू का नुकसान हो गया ना। अब क्या हाथों हाथ दिया, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दिया, और कहा कि जब बेचोगे नॉर्मल निकालो कैपिटल गेन। तो कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ ना, गवर्नमेंट का 10 लाख उसकी जेब में आ गया और टैक्स भी नहीं लिया, तो ये तो बहुत ही वाहियात रूल था कि उसके हाथ में 10 लाख की इनकम आ गई और टैक्स भी नहीं लगा रहे हो, तो ये बेकार था, इसलिए चेंज कर दिया। कब चेंज हुआ? आफ्टर, समझ में आता है? तो एग्जाम्पल नंबर 24, मिस्टर एक्स ने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी 95 में 1,25,000 रुपए में, और उसने इंप्रूवमेंट पे खर्च किए थे 75,000 रुपए मार्च 2001 में। इरेलेवेंट है। ये प्रॉपर्टी इसने मिस्टर जेड को बेचने के लिए बात करी मई 2003 में, 40,000 रुपए का एडवांस ले लिया, लेकिन पैसा नहीं मिलने से ये एडवांस फॉरफिट हो गया। 2014 से पुरानी बात है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट में से लेस होगा, और बाद में इसने मार्च 24 में 46 लाख में बेचा। तो असेसमेंट ईयर 2024-25 में
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना 46 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा था 1.25 में 1/4/2001 को, फेयर मार्केट वैल्यू 3,90,000 लेस एडवांस मनी फॉरफिटेड। आप ये नहीं कहोगे कि भैया एडवांस मनी इसमें से 1.25 में से लेस करेंगे, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई है उसमें से एडवांस मनी फॉरफिटेड लेस होगा कितना। अब इंडेक्सेशन होगा इसका 12,18,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 33,82,000। ठीक है, तो अगर ये पैसा 2024, 2023 या 2014 के बाद कभी भी हमें एडवांस मिला होगा था, जिस ईयर में मिलता उसी ईयर का अदर सोर्सेज हो जाता और यहां माइनस नहीं करते। क्लियर है? चलिए आज के लास्ट टॉपिक पर आते हैं और फिर हम इसको खत्म करते हैं, फिर हमारा सिक्योरिटीज से रिलेटेड शुरू हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट्स। सेल्फ जनरेटेड असेट क्या होती हैं? जो अपने आप बन जाती हैं, जैसे गुडविल, वो अपने आप हो जाती है। ऐसे ही कुछ और भी होती हैं, जैसे टेनेंसी राइट। ये क्या है टेनेंसी राइट? आपको पता है कोई इंसान किसी जगह 15-20 साल से किराए पे है, अब उसे आप जाकर कहें, मकान मालिक या जो उसका ओनर है वो कहे कि आप छोड़ो, अब मुझे चाहिए, आप रहने दो, कहेगा मैं नहीं जा रहा। नहीं जा रहा का क्या मतलब है भैया? तो किराए पर है, जा, कह रहा मैं नहीं जा रहा, जो मर्जी कर ले। ये क्या बात हुई कि जो मर्जी कर ले? अब पता चला 15 साल से किराए पे है, 15 साल में टोटल मिलाकर उसने 20 लाख किराया दिया है, 15 साल से टिका है। अब उसे हटाने के उसे 25 लाख रुपए देने पड़े हमें, तब तो हटा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। गलत बात है या नहीं? लेकिन है। चोपला मंदिर पर यहाँ पर जो मार्केट है मेन, उसमें अभी भी कुछ ऐसी दुकानें हैं जिसका किराया है ना 10 रुपए, 20 रुपए, ये 100 रुपए महीना है। 85 साल पहले से, 10, 20, 40, 50 साल पुराने से केसेस चले, तो गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा ऐसा है किराया बढ़ा दो 5,000 महीना। अब 5,000 महीना दे रहे हैं, लेकिन उसे हटा नहीं सकते। कोर्ट भी चल रहा है, केस चलता रहेगा 20-20 साल। दुर्भाग्य है देश का। अब भैया घर है जिसकी जगह उसे वो कह रहा है हटो, तो हटो ना, इसमें क्या केस की बात ही नहीं है। केस क्यों एक्सेप्ट हो रहा है? वो ये कह रहे हैं जी 10, 12, 15 साल से ज्यादा रह रहा है तो हमारा घर है अभी है, तो इसे टेनेंसी राइट बोलते हैं। अब उसे हटाने के 25 लाख मिले, तो 25 लाख रुपए क्या है उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? नील, क्योंकि ये कहते हैं सेल्फ जनरेटेड एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? नील। रूट परमिट्स, आपको कहीं का रूट परमिट मिला, सपोज गवर्नमेंट ने कहा जो 5 साल से ट्रेवल टूर एंड बिजनेस में, उसे हम यहाँ का रूट परमिट दे देंगे। अब आपको मिल गया, कोई बिजनेस आपको चलाने का अधिकार मिला हुआ। मान लिया आप कभी संडे बाजार गए? वीकली संडे बाजार, मंडे बाजार, ऐसे वीकली मार्केट होती है, थोड़ा हल्के लेवल की होती है, लेकिन कई बार बहुत लोग जाते हैं वहां से सामान खरीदते हैं। सब्जी मंडी गए होंगे आप, कभी देखा होगा। अब आपने कहा चलो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, हम ठेला लगाते, और आपने कहा सब्जी मंडी में जाते हैं, आपने एक ठेला खरीदा बकायदा, और ठेले पे आपने 100 दर्जन केले खरीदे, केले रखे और आप पहुंच गए सब्जी मंडी में। तो आपको लग रहा है कि सबको सुचारू रूप से चलेगा? आप सुबह 6 बजे पहुंच गए,
एक जगह खाली थी वहां लगा दिया आपने और आप बैठ गए कि बेचते हैं। ये तय है उस दिन बिना पिटे आप घर नहीं आएंगे। आपको पता है जिस एरिया में आप रहते हैं वहां बहुत सारे कुत्ते होते हैं। उस एरिया में कोई बाहर का कुत्ता नहीं आ सकता। पता है आपको ये बात? वो आ ही नहीं सकता, वो आने ही नहीं देंगे। अगर आप कुछ कुत्ता पाल रहे हैं, पपी है, अगर आप उसे बाहर लेकर आएंगे पूरी कॉलोनी के कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे। आपको एक डंडा लेकर चलना पड़ेगा। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, उसके साथ साथ डंडा लेकर चलना पड़ेगा। जब उन कॉलोनी के लोगों को पता चल जाएगा कि भैया ये तो यहीं का ही हो गया आप सदस्य, तो फिर वो भौंकना बंद करेंगे, नहीं तो उसे आने नहीं देंगे। तो ऐसे संडे बाजार में ये वो आपने देखा बिल्कुल कंजस्टेड एरिया, एक के पास एक एक बहुत सारे लोग हैं सामान बेच रहे हैं। तो वो जो जगह है ना, वो उनकी जगह फिक्स है। अगर आप जाकर वहां चले जाओगे तो आप नहीं लगा सकते कोई काम। अगर आप चाहते हो तो वो खरीदनी पड़ेगी आपको जगह उससे। जगह उसके पिताजी की नहीं है, कोई वो दुकान नहीं है, एक मार्केट लगती है, उस मार्केट में वो काम धंधा बिछाने के भी पैसे हैं। आपने सोचा गोलगप्पे बेचेंगे जी, मार्केट में पहुंच गए ठेला लेकर के, जहां खूब सबसे ज्यादा दुकान, एक ठेला शाम को 6 बजे आता, खूब चलता, हमने 5 बजे लगा दिया वहां। फिर वो आएगा, वो कहेगा हट भाई यहाँ। आप कहोगे बताइए रजिस्ट्री करा रखी है तुमने आगे, जो मर्जी लगा लेगा, तो मान जाएगा वो? नहीं। तो कैरी ऑन बिजनेस काम करने के लिए बदले में वो, आपने कहा बता कितने पैसे चाहिए, वो कहेगा दिमाग खराब हो गया तेरा। उसकी कीमत 2 लाख रुपए, मान लिया आपने कहा 5 लाख लेगा, वो ले लेगा। फिर कह दे भाई कहीं और लगा लेंगे। तो कैरी ऑन बिजनेस क्या है? ये भी एक इनटेंजिबल सेल्फ जनरेटेड एसेट है। लूमार्स हैंडलूम इंडस्ट्रीज में होते हैं, ट्रेडमार्क होता है। कोई आप नया काम कर रहे हो, एक आपने कोई निशान ऐसी बनाया, उसको यूज करते चले जा रहे हैं, अब वो एकदम फेमस हो गया कि उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, उसे बेच सकते हैं आप। ब्रांड नेम एक्सेट्रा, ये सब क्या है? सेल्फ जनरेटेड एसेट। अगर आपने ये खरीदी नहीं है और बेची है, अगर ये खरीदी नहीं है और आपने ये बेची है, तो ये सेल्फ जनरेटेड है। खरीद के बेच रहे हो तो नॉर्मल कैपिटल गेन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तब आपको पता है। खरीदी नहीं है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? नील। इवन दो आपने ये 1/4/2001 से पुरानी है, तो भी आपको 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नील। तो ना तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? नील। चाहे वो पहले की हो तो भी नील, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नील। अच्छा एक बार बताइए, बेचा क्या जा सकता है? बिजनेस की गुडविल। प्रोफेशन की गुडविल को बेचा नहीं जा सकता, तो टैक्सेबल हो ही नहीं सकते। प्रोफेशन की गुडविल को कैसे बेचेंगे बताइए? अमिताभ बच्चन कह रहा है, एक किसी को पकड़ के लाया जी, ये है अमिताभ बच्चन, आए आज से इसका नाम अमिताभ बच्चन है, और उसने अमिताभ बच्चन ने उससे 500 करोड़ रुपए ले लिए। क्या बेटा अमिताभ बच्चन तेरा नाम, मैं नाम बदल रहा हूँ। अब सारे फिल्म वाले जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो उस आदमी को अमिताभ बच्चन कह के लेने लग जाएंगे? नहीं। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, और उसकी दवाई आपको एकदम सूट करती है, और कहीं से आप ठीक नहीं होते, उसी से ठीक होते है ना। उसका नाम है रामबाण इलाज, डॉक्टर का नाम है। आप पहुंचे डॉक्टर के पास, देखा वहां कोई और ही बैठा है। आपने कहा डॉक्टर साहब कहाँ है? कह रहा मैं हूँ। आपने कहा नहीं नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कहाँ जो यहाँ बैठते हैं? कह जी मैं ही हूँ, नाम देखो। मैं नाम नहीं भैया, वो डॉक्टर चाहिए मुझे। क्या जी वो बेच दिया उन्होंने मुझे सब कुछ,
बेच दिया, वो डॉक्टर बैठे हैं दूसरी गली में, तो आप दूसरी गली में पहुंच जाओगे या नहीं? तो आप पढ़ने के लिए मेरे पास आए, मैंने कहा जी भावना का नाम है, वो पढ़ाएगी, तो आप उससे थोड़ी ना पढ़ लोगे। तो प्रोफेशनल कौन होते हैं? प्रोफेशनल वो होते हैं जिनके पास कुछ नॉलेज, कुछ एक टैलेंट, कुछ ऐसी चीज है जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकती है, तो उसको कैसे टैक्स लगाएंगे? ठीक है। In case these assets were purchased, capital gain will be computed normally. However, in case of capital asset being goodwill of business or profession, in respect of which depreciation has been obtained by the, ये अप टू हमने ये पढ़ लिया था डेप्रिसिएशन में कि पहले गुडविल ऑफ बिजनेस पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता था, बंद हो गया। तो अप टू प्रीवियस ईयर 1920 डेप्रिसिएशन मिलता था, अब नहीं होता, तो तब तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके बाद का नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 25, पी ने बिजनेस शुरू किया है 15/4/2002 को, इन्होंने पी को बेच दिया है बिजनेस 18/4/2023 में, और 12 लाख रुपए गुडविल के मिले, पूरा कैपिटल गेन लग जाएगा, पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 12 लाख रुपए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील। बी में व्हाट विल बी द आंसर इफ द एक्वायर्ड द बिजनेस, अगर इसने ये खरीदी थी 2 लाख रुपए की, तो फिर वो हमें निकालना पड़ेगा क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 12 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये खरीदी थी 2 लाख रुपए में और खरीदी थी 15/4/2002 को, तो 2002-2003 105, 6,62,857, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस सिचुएशन में हमारा होता 5,37,143, है ना। खरीदी है तो अलग है, यहाँ पर तो हमारा पूरा का पूरा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 12 लाख रुपए लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिल, और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 लाख, है ना। पीरियड ऑफ होल्डिंग लिख लेंगे यहां से लेके डेट ऑफ सेल तक, ठीक है। सेकंड केस, किराए के मकान में 94 से रहते हैं, 500 रुपए महीना किराया देते हैं, कितने साल हो गए इन्हें? 2022 तक कितने साल हो गए? 27 साल हो गए। 6,000 रुपए दे रहे हैं, 1,62,000 रुपए पूरे जीवन में किराया दिया, 5 लाख रुपए छोड़ने के ले लिए। तो अब ये क्या है, पूरा का पूरा कैपिटल गेन कितना है, 5 लाख रुपए, क्योंकि कॉस्ट नील ली जाएगी। थर्ड पॉइंट में लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में, इसने अपनी प्रैक्टिस को ट्रांसफर कर दिया है 5 लाख रुपए में, है ना। तो प्रोफेशनल की गुडविल को बेचा नहीं जा सकता है, तो यहाँ कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर कैपिटल गेन ही नहीं निकलेगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि परचेज का है टेनेंसी राइट, तो नॉर्मल कैपिटल गेन, परचेज किया तो नॉर्मल कैपिटल गेन, यहाँ पर 20 लाख में बेचा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 लाख रुपए लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक साल में खरीदे थे, फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 लाख है, तो 2,50,000 इंटू 348 अपॉन 100, नॉर्मल कैपिटल गेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 1/1/2005 को मिस्टर एक्स ने परचेज किया रूट परमिट गवर्नमेंट से, परचेज किया है ना, दिल्ली टू आगरा, तो दिल्ली टू आगरा इन्होंने रूट परमिट परचेज किया है। मार्च 2012 में गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड दिया है और उनसे कहा दिल्ली से जयपुर भी आप चला लो, ठीक है। इन्होंने दोनों ही रूट परमिट बेच दिए,
फुल वैल्यू कंसिडरेशन, ये भी 20 लाख में बेचा और ये भी 20 लाख में बेचा। ये तो खरीदा था इन्होंने, है ना, 1/1/2005 को 5 लाख में। तो 4/5 का जो इंडेक्स नंबर था वो था 113, ठीक है। तो 15,39,823 हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 4,60,177। लेकिन ये जो है ये अवॉर्डेड था तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लाएगी और इस पर पूरा 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन, ठीक है। कुछ सिचुएशन में इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।